नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में पंचायती राज से संबंधित जो भी थ्योरी होगी, जो भी क्वेश्चन होंगे, वो सारे कवर करेंगे। कंप्लीट थ्योरी एक ही वीडियो में आपको मिलेगी। पंचायती राज और उससे संबंधित जो 73वां 74वां संविधान संशोधन है, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपके वीडियो री एग्ज़ाम, RO और जो VPO की नई वैकेंसी आई है उसमें काफ़ी काम आने वाला है। एक वीडियो में पूरा पंचायती राज खत्म है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन के बारे में हम लोग देखेंगे। स्थानीय स्वशासन है क्या? तो स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा समाधान करना ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। मतलब क्या है? मतलब एक छोटे क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में ही समस्या है, उसी का समाधान ही स्थानीय स्वशासन है। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन की एक छोटी सी परिभाषा है, इसको याद रख लीजिएगा। सर्वप्रथम 1872 में, याद रखिएगा, सर्वप्रथम 1872 में लॉर्ड मेयो, उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड मेयो द्वारा विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की गई थी सबसे पहले। इसीलिए विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो लॉर्ड मेयो को। ठीक है, उसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की। इसलिए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। ये तो कई बार आया है क्वेश्चन, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो याद रखिएगा, विकेंद्रीकरण का जनक लॉर्ड मेयो और स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी ने माई पिक्चर ऑफ इंडिया में ग्राम स्वराज की कल्पना की थी। सबसे पहले ग्राम स्वराज की कल्पना किसमें की गई? बाय पिक्चर ऑफ इंडिया में की गई। किसने की? महात्मा गांधी ने की। ये पुस्तक आपको याद रखनी है कि पूछा गया है ये प्रश्न कई बार कि ग्राम स्वराज की कल्पना सर्वप्रथम किस पुस्तक में की गई? तो माय पिक्चर ऑफ इंडिया में की गई। ठीक है, उसके बाद डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए हैं और जिनका उल्लेख आर्टिकल 36 से 51 तक है। तो उसमें क्या है कि आर्टिकल 40 में राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। लेकिन हुआ ये कि उस समय केवल प्रावधान ही किया गया, कोई व्यवस्था इसके बारे में, कोई अवधारणा या कोई समिति नहीं बनी। इसीलिए आर्टिकल 40 में यह है और बाद में चलकर 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया गया। उसके बाद देखते हैं 2 अक्टूबर 1952 को, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को। और 1953 को अगले साल राष्ट्रीय सविस्तार योजना कार्यक्रम चलाया गया। ये दोनों कार्यक्रम याद रखने हैं, 1952 को, 1953 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सविस्तार योजना कार्यक्रम। अब इन दोनों कार्यक्रम चलाया गया, तो इन दोनों कार्यक्रम की समीक्षा के लिए 1957 में योजना आयोग, इंपॉर्टेंट है योजना आयोग। ठीक है, अब तो योजना आयोग नहीं है, नीति आयोग है, लेकिन 1950 से 2015 तक योजना आयोग थी। तो 1957 में योजना आयोग ने बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसने किया? योजना आयोग ने। कब किया? 1957 में। क्यों किया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सविस्तार योजना कार्यक्रम की समीक्षा के लिए। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट 1958 में दी। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा? बलवंत राय मेहता ने कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। सबसे पहले कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए और त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का सुझाव दिया। मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था होनी चाहिए। ये 2 सुझाव दिए थे जो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। इसलिए भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। याद रखिएगा, एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। उसके बाद इस समिति की सिफारिश पर, किस समिति? मतलब बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में नागौर जिला है, राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन हुआ। तो सबसे पहले पंचायती राज संस्था का उद्घाटन बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हुआ
2 अक्टूबर 1959 को हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। कहाँ पर किया? तो राजस्थान के नागौर जिला में किया। ठीक है। इसीलिए भारत में पंचायती राज संस्थाओं का जनक किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत में पंचायती राज संस्थाओं का जनक किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने वाला पहला राज्य। याद रखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं का अभी तक गठन हो गया राजस्थान के नागौर में, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवाने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। याद रखना है। और कब कराया? तो 11 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, 11 अक्टूबर 1959 को। ठीक है। इसलिए आपसे जोड़े में क्वेश्चन पूछा जाता है, युग्म दिए जाते हैं राज्यों के कि निम्न में से पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित युग्म है, राज्यों के युग्म दिए जाते हैं, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, यही दो लगाने हैं आपको। ठीक है। उसके बाद 1978 में मोरारजी देसाई, क्योंकि 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, तो इनके द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। तो अशोक मेहता समिति का गठन कब होता है? 1978 में होता है। अब अशोक मेहता समिति की जो अशोक मेहता समिति का जो गठन हुआ, तो इन्होंने अपनी अपनी सिफारिशें दी। तो इनकी सिफारिशें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अशोक मेहता समिति की सिफारिशें, तो याद रखिएगा अशोक मेहता समिति की सिफारिश क्या क्या है कि भारत में 2 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाए, पहली सिफारिश है। और 2 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? अशोक मेहता समिति ने दिया। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय दिया था, तो ऊपर लिखा नहीं था, मैं यहाँ बता देता हूँ। बलवंत राय मेहता समिति ने कौन कौन से सुझाव दिए थे? ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ठीक है। लेकिन अशोक मेहता समिति ने क्या क्या किया? तो मंडल स्तर और जिला स्तर। ठीक है, इसको याद रखना है। अब अशोक मेहता समिति ने क्या क्या सुझाव दिए? और कि पंचायती संस्थाओं में चुनाव में राजनीतिक दलों को भी भाग लेना चाहिए। जब राजनीतिक दल भाग लेंगे तभी पंचायती राज संस्था जो है उस पर लोगों की नजरें जाएंगी और काम सुधरेगा, ऐसा उनका मानना था। आरक्षण SC/ST को दिया जाए और महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाए। ये सबसे पहले किसने बताया था? अशोक मेहता समिति ने बताया था। प्रत्येक राज्य में पंचायती राज विभाग की स्थापना की जाए। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्रत्येक राज्य में पंचायती राज विभाग की स्थापना का सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने दिया था। इस समिति की सिफारिश पर पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में चुनाव कराया गया। ये इंपॉर्टेंट है कि अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर सर्वप्रथम चुनाव कहाँ कराए गए थे? तो पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में कराए गए थे। याद रखना है। ठीक है। उसके बाद देखें तो 1985 में राजीव गांधी सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे 1985 में। इन्होंने गरीबी उन्मूलन हेतु GV.K. राव समिति का गठन किया। ध्यान रखिएगा, पहले बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति का गठन राजीव गांधी सरकार ने 1985 में किया। ठीक है। अब GV.K. राव समिति ने क्या किया कि 4 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन का सुझाव दे दिया कि 4 स्तरीय होना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय दिया था, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय दिया था, लेकिन GV.K. राव समिति ने 4 स्तरीय दिया। कौन कौन से 4 स्तर हैं? तो राज्य स्तर, जिला स्तर, मंडल स्तर और ग्राम स्तर। ये 4 स्तर के बारे में GV.K. राव समिति ने बताया। जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त नामक पद स्थापित करने का सुझाव भी किसने दिया? सबसे पहले तो GV.K. राव समिति ने दिया। ठीक है। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का गठन किया गया। याद रखिएगा, राजीव गांधी सरकार ने ही GV.K. राव समिति का गठन किया था और राजीव गांधी सरकार ने ही 1986 में लक्ष्मी मल सिंघवी या LM सिंघवी कहा जाता है, LM सिंघवी समिति का गठन किया। ठीक है। अब LM सिंघवी समिति ने क्या क्या किया? तो इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव किसने दिया? तो LM सिंघवी या लक्ष्मी बल सिंघवी समिति ने दिया। सबसे पहले भारत में जनता की लोकतंत्र में प्रत्यक्ष भागीदारी हेतु ग्राम सभा का गठन किया जाए। यह सबसे पहले किसने किया कहा? तो LM सिंघवी या लक्ष्मीमल सिंघवी ने कहा। ठीक है। उसके बाद 1988 में लक्ष्मीमल सिंघवी या LM सिंघवी की समीक्षा हेतु थुंगल समिति का गठन किया गया। थुंगल समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया या किसकी समीक्षा हेतु किया गया? तो LM सिंघवी समिति की
समीक्षा के लिए थुंगल समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भी ग्रामीण व नगरीय स्वशासन का सर्वाधिक इस समिति ने भी ग्रामीण व नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। किस समिति ने? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने 1988 में। उसके बाद देखें 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा ग्रामीण व नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां 65वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित लाया गया। लेकिन लोकसभा से पारित होने से पहले भंग हो गई लोकसभा क्या हो गई? भंग हो गई। इस वजह से 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक पूरी तरीके से समाप्त हो गया। आधुनिक पंचायती राज संस्थाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो राजीव गांधी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि पंचायती राज संस्थाओं का जनक किसे कहा जाता है? केवल पंचायती राज संस्थाओं का जनक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन अगर आ गया आधुनिक पंचायती राज संस्थाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो राजीव गांधी को कहा जाता है, याद रखना है। 1951 में पीवी नरसिम्हा राव 1991 में उनकी 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे। तो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा एक प्रवर समिति बनाई गई, प्रवर समिति का गठन किया गया और प्रवर समिति की सिफारिश पर ही 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। 64वां 65वां रद्द हो गया, लेकिन 73वां 74वां पारित किया गया। अब 73वां संविधान संशोधन क्या था? ग्रामीण पंचायती राज संबंधी था। ग्रामीण पंचायती राज से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? तो 73वां। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है। तो याद रखिएगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन को संवैधानिक दर्जा मिला। क्या क्या है 73वें में? तो ग्रामीण पंचायती राज और 74वें में नगरीय स्वशासन। अब इसके बाद 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बारे में डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 73वां संविधान संशोधन विधेयक। उससे पहले अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अब कमेंट जरूर बताइएगा कैसा लगा है। तो 73वां संविधान संशोधन हम लोग शुरू करते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे अपने एग्जाम से रिलेटेड, वो सभी हम लोग फैक्ट कवर करने वाले हैं। तो 73वें संविधान संशोधन में तो इसमें हम लोग देखेंगे 73वें में क्या क्या है। तो इसके द्वारा ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया सबसे पहले 73वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका उल्लेख भाग 9 में है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है और कुल कितने आर्टिकल हैं अभी पूछा गया है? तो 16 आर्टिकल हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि 73वें संविधान संशोधन या ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में किया गया है? तो 16 अनुच्छेद। 11वीं अनुसूची नंबर 11 में इसका उल्लेख है। लागू कब हुआ? तो 24 अक्टूबर 1993 को लागू हुआ, याद रखिएगा। देखिए 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ 1992 में, लेकिन लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 में, अगले साल। और कुल विषय कितने हैं? ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय दिए गए हैं, कितने कार्य दिए गए हैं? तो कुल 29 विषय दिए गए हैं, याद रखिएगा। और पंचायती राज दिवस जब लागू 24 अप्रैल 1993 को हुआ है, तो जो पंचायती राज दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल 243 से 243 वो कुल 16 आर्टिकल हैं, लेकिन 16 नहीं पढ़ने हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो अनुच्छेद या आर्टिकल 243 ए। तो 243 ए में क्या है? ग्राम सभा का उल्लेख है। ग्राम सभा का गठन सभी वयस्क मतदाताओं से मिलकर होता है। मतलब ग्राम सभा का गठन सभी वयस्क मतदाताओं से मिलकर होता है। यह आर्टिकल 243 ए में लिखा हुआ है। यह आपसे ऐसे पूछ लेगा कि ग्राम सभा का उल्लेख किस में है? तो आर्टिकल 243 ओ में है। ग्राम सभा बैठक एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक अनिवार्य है। गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 1/10। और अध्यक्षता कौन करता है? तो सरपंच। कार्य क्या होता है? ग्राम पंचायतों के द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा करना, ये कार्य है ग्राम सभा का। ग्राम सभा के कार्य को सामाजिक अंकेक्षण भी कहा जाता है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि ग्राम सभा के कार्य को क्या कहा जाता है, तो सामाजिक अंकेक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति द्वारा जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसका एक ग्राफ मैंने तैयार किया है एक टेबल फॉर्म में, इसको आपको बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो स्तर है, संस्था है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है और सरकारी अधिकारी है। तो देखिए 3 स्तरीय है, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर पर संस्था का नाम क्या है, ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, सरपंच। उपाध्यक्ष कौन होता है, उप सरपंच। और सरकारी अधिकारी कौन होता है, बीडीओ, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसकी आप लोग तैयारी भी कर रहे हो। खंड स्तर पर क्या होता है, पंचायत समिति। ये बिल्कुल आपको याद रख लेना है कि खंड स्तर पर संस्था का नाम क्या है, पंचायत समिति, कई बार पूछा गया है। अध्यक्ष कौन होता है, प्रधान। उपाध्यक्ष कौन होता है, उप प्रधान। और सरकारी अधिकारी कौन होता है, बीडीओ, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी। ठीक है, उसके बाद जिला स्तर पर जिला परिषद, अध्यक्ष जिला प्रमुख और उपाध्यक्ष उप जिला प्रमुख और सीईओ, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, ये 3 स्तरीय पर जो पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय, उससे संबंधित फैक्ट है, इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको याद रखना है। उसके बाद देखें कि जिन राज्यों की जनसंख्या, याद रखिएगा, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ मध्य स्तर का गठन नहीं किया जाएगा। मध्य स्तर मतलब पंचायत समिति या खंड समिति का गठन नहीं किया जाएगा 20 लाख से यदि कम है तो। उसके बाद कार्यकाल देख लेते हैं। कार्यकाल आर्टिकल 243 में है, कार्यकाल 5 वर्ष का है और यदि 5 वर्ष से पहले पद रिक्त हो जाए तो पुनः चुनाव 6 माह के भीतर होंगे। अब पुनः चुनाव शेष अवधि के लिए होंगे, यानी कि 5 वर्ष है, अगर 3 वर्ष कार्य कंप्लीट है उसके बाद पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के भीतर पुनः चुनाव होंगे। अब पुनः चुनाव शेष अवधि के लिए होंगे, मतलब पुनः चुनाव 3 वर्ष हो गए तो पुनः चुनाव 2 वर्ष के लिए होंगे केवल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आरक्षण, आरक्षण 243D, आर्टिकल 243D में है। जितने भी आर्टिकल मैं बता रहा हूँ वो आपको याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूछे गए हैं। तो आर्टिकल 243D में आरक्षण है। SC ST को आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया गया है और महिलाओं का आरक्षण कितना है, तो 1/3 है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। कार्य 243G, आर्टिकल 243G में कार्य है। कुल कितने विषय या कार्य दिए गए हैं, तो 29 कार्य दिए गए हैं और 29 में से कितने दिए जाएंगे, मतलब अधिकतम 29 हैं, लेकिन 29 में से कितने दिए जाएंगे इसका निर्धारण विधानमंडल की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, विधानमंडल चाहेगा वो उतने कार्य देगा। उसके बाद राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243I में इसका उल्लेख है और राज्य में राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगर केंद्रीय वित्त आयोग का देखेंगे तो आर्टिकल 280 में है और राष्ट्रपति गठन करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में। उसी प्रकार राज्य वित्त आयोग में राज्यपाल गठन करता है प्रत्येक 5 वर्ष में। ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयोग तो आर्टिकल 243K में है। इसमें एक निर्वाचन आयुक्त होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो पहले हो जाए। और जो मुख्य आयुक्त होता है उसका त्याग पत्र किसको देता है, तो राज्यपाल को देता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे देखते हैं राज्य वित्त आयोग। अब 74वां संविधान संशोधन से संबंधित जितने फैक्ट हैं वो हम लोग कवर करेंगे। 73वां कंप्लीट हो गया है, 73वें में इतना ही लगभग पूछा जाता है। अब 74वें में जो है वो हम लोग कवर करते हैं। तो 74वां संविधान संशोधन सबसे पहले नगरीय स्वशासन से संबंधित है। नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया किसके तहत, 74वें संविधान संशोधन के तहत, भाग 9A में है। 73वां संविधान संशोधन भाग 9 में था, लेकिन 74वां संविधान संशोधन भाग 9A में है। अनुच्छेद 243P से, ये P है, 243P से 243ZG तक है। कुल 18 अनुच्छेद है। ठीक है, और अनुसूची 12 में इसका उल्लेख है। लागू कब हुआ, 1 जून 1993। पारित हुआ 1992 में, लेकिन लागू हुआ 1 जून 1993 में। और कुल विषय कितने हैं, कुल विषय या कार्य 18 हैं, याद रखिएगा, कुल विषय या कार्य 18 हैं। उसके बाद भारत में 3 प्रकार के नगरीय संस्थाओं का गठन है। कौन कौन से,
तो देखिए, बड़े शहरों में नगर निगम होता है, छोटे शहरों में नगर पालिका परिषद होता है, और संक्रमणीय क्षेत्र में नगर पालिका होता है। मतलब संक्रमणीय क्षेत्र मतलब शहर और गांव के बीच का क्षेत्र, संक्रमणीय क्षेत्र में नगर पालिका होता है। ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिए, कई बार पूछा गया है कि नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पालिका, ये तीनों का सामूहिक रूप को कहते क्या है, तो नगर पालिका ही कहते हैं। ठीक है। ये कई लोगों से गलत हो जाता है, लेकिन बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद नगरीय संस्थाओं के चुनाव में SC ST को आरक्षण दिया जाएगा। मतलब पंचायती राज में भी SC ST को आरक्षण है, और नगरीय संस्थाओं में भी SC ST को आरक्षण है। ठीक है। और राज्यपाल राज्य में प्रति 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। आर्टिकल 243 में लिखा है। देखिए, आर्टिकल 243 आई, एक है आई और एक है वाई। आर्टिकल 243 आई और वाई, इन दोनों में ही राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है, जो राज्यपाल करेगा प्रत्येक 5 वर्ष में। 243 जो आई है, ये पंचायती राज के लिए राज्य वित्त आयोग है, और जो 243 वाई है, ये स्थानीय संस्थाओं के लिए राज्य वित्त आयोग है। ठीक है। दोनों बिल्कुल अलग अलग याद करना है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार हमसे पूछ लेता है कि नगरीय संस्थाओं से संबंधित राज्य वित्त आयोग का गठन का उल्लेख है, तो हम लोग आई लगा देते हैं, जब भी गलत है वाई में है। ठीक है। तो आई और वाई का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो 74वां संविधान संशोधन से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और इससे संबंधित, पंचायती राज से संबंधित कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, चाहे वो लेखपाल हो, वीडियो हो, VPO हो, RO हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। जो स्टेट का एग्ज़ाम है उसमें तो ज़्यादा पूछा ही जाता है। तो इससे संबंधित आपके सभी फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। इतना ही आपको बार बार रिवीजन करना है, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।